बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब मैं चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसमें पहली बात हम सीक्वेंस की करते हैं, सीरीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल और सम डेफिनेट पैटर्न। नंबर्स की अरेंजमेंट किसी खास रूल के तहत या किसी खास पैटर्न के तहत चेंज होती जा रही हो, वो रूल तमाम टर्म्स में सेम रहे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस सारी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक अरेंजमेंट ली है, इसमें देखें रूल या पैटर्न क्या है। आप गौर करें, हर टर्म में 3 ऐड हो रहे हैं, हर टर्म में 3 ऐड होता जा रहा है और अगली टर्म बनती जा रही है। इसमें देखें, कोई जरूरी नहीं है कि ऐड ही होता हो, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो रही होती है, कोई जरूरी नहीं। बट जो भी रूल होता है वो तमाम टर्म्स में सेम रहता है। एक खास रूल के तहत टर्म्स आगे बढ़ती जा रही होती हैं, वो रूल हर टर्म के अंदर सेम रहता है। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें तो फर्स्ट टर्म में 4 ऐड हो रहा है, सेकेंड टर्म बनी। यहां पे जो है 5 ऐड हुआ इसमें, तो ये थर्ड टर्म बनी। इसमें 6 ऐड हुआ है, इस तरह से 7 ऐड हुआ, अगली टर्म बनी। 8 ऐड हुआ। तो हम जो भी रूल उसमें हो रहा होता है, चल रहा होता है, जो भी प्रोग्रेस हो रही होती है, उस प्रोग्रेस को देखते हुए हम अगली टर्म के बारे में गैस कर सकें, जज कर सकें। मिसाल के तौर पे बच्चों, मैं आपको कहूं कि इसमें यहां पे अगली टर्म क्या होगी, तो आप इसको देखेंगे कि अंदर पैटर्न क्या है, अंदर रूल क्या चल रहा है। तो 4 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है। इट मीन यहां पे सर इसमें 9 ऐड करेंगे तो अगली टर्म 41 बन जाएगी। इस तरह से आपको फौरन गैस हो जाता है कि कोई खास रूल या खास पैटर्न के तहत जब टर्म्स के अंदर प्रोग्रेस चल रही होती है, जब टर्म्स अंदर बढ़ती जा रही होती हैं, एक खास रूल या एक खास पैटर्न के तहत टर्म आगे बढ़ती जा रही हो, तो उस पूरी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, यहां क्या सीन चल रहा है। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। कैसे? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनी, मल्टीप्लाई विद 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म बनी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म बनी। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म बनी। मैं अगर आपको कहूं इससे नेक्स्ट टर्म क्या है, तो आप फौरन गैस कर सकते हैं कि सर हम बता सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगी। इसको सर 7 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म। तो दर हकीकत ये जो पैटर्न चल रहा होता है, ये जो खास रूल चल रहा होता है, इसको हम देखते हुए अगली टर्म के बारे में गैस कर सकें, तो वो सारी अरेंजमेंट जो है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। इन शॉर्ट या सिंपल वर्ड्स में क्या सीक्वेंस क्या है? सिंपली अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन वो जो ऑर्डर लिस्ट होगी, जो भी चीजों की होगी, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो लेटर्स हैं, उनमें एक खास पैटर्न होगा जरूर। नेक्स्ट ये नोट है, कोई भी हम अगर बच्चों सीक्वेंस लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यही सीक्वेंस लेता हूं, 1 4 7 10 13। तो सीक्वेंस के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम डिनोट करते हैं, वो डिनोट फर्स्ट टर्म विद A1। फर्स्ट टर्म को हम A1 से, कुछ राइटर T1 से डिनोट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में हम इसको A1 से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड टर्म को हम किस से डिनोट करते हैं? A2 से। इट मीन ये इसकी A2 है। 2 उसकी पोजीशन बता रहा होता है। ये जो नीचे इंडेक्स है ना, ए के नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट है, कंप्यूटर के लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये नीचे जो चीज होती है ना, जैसे मैट्रिसेस में हम लिखते थे A11 A12, तो ये सबस्क्रिप्ट होते हैं। इसको सही बोलें तो
ए सब 1 1, ए सब 1 2, ये याद करें, ये उस एलिमेंट की पोजीशन बताता था, पोजीशन या उस एलिमेंट का एड्रेस बताता था। सिमिलरली यहां पे ये जो 1 है या 2 है या 3 है, ये उस एलिमेंट की क्या बता रहा होगा, पोजीशन बता रहा होगा कि कोई टर्म कहां पे पड़ी है। पहले नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो 1 है, दूसरे नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो 4 है, तीसरे नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो 3 है। तो A3 का मतलब होगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम किस से डिनोट कर रहे होंगे, A3 से। इसी तरह से फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट कर रहे होंगे। तो एंड सो ऑन, इन दिस सेंस हम nth टर्म को किस से डिनोट करेंगे, AN से। nth टर्म को हम किस से डिनोट करेंगे, AN से। तो यहां बेटा ये जो n है ये दर हकीकत हमें पोजीशन ऑफ टर्म बताएगा। A4 है तो चौथी टर्म यानी चौथे नंबर पे पड़ी हुई टर्म की वैल्यू। N7 है तो A7 बन जाएगा, इट मीन 7वीं टर्म। N10 है तो इट मीन 10वीं टर्म, A10 हो जाएगा। तो याद रख लो n जो है ये 1 2 3 4 यानी ये नेचुरल नंबर होगा। n जो है n के लिहाज से हम टर्म की पोजीशन बताते हैं और ये पूरा AN ये हमें उस टर्म की एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन बताएगा कि कौन सी टर्म्स है। तो A1 पहली टर्म, A2 दूसरी टर्म, A3 तीसरी टर्म। सिमिलरली आगे सो ऑन चलते जाएंगे तो जो भी टर्म होगी वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस AN को हम जनरली nth टर्म भी कहते हैं और जनरल टर्म भी कहते हैं। AN पूरे को हम क्या कहते हैं, nth टर्म और जनरल टर्म। आए इसी AN के बारे में मजीद मैंने आगे थोड़ी सी डिस्कशन की है। नोट 1, विद द हेल्प ऑफ AN, कभी भी आपको AN दिया जाए तो हम क्या करते हैं, वी कैन फाइंड टर्म और पोजीशन ऑफ टर्म। इन शॉर्ट टर्म कह लें या पोजीशन ऑफ टर्म कह लें इन अ सीक्वेंस। अभी बताता हूं इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ AN वी कैन जनरेट द सीक्वेंस। हम पूरा सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं। क्या मतलब बच्चों, यही इन दोनों बातों का मतलब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बनाई है उसमें मैं समझाता हूँ। इन जनरल आपको AN दे दिया गया है, फर्ज कर लो ये कोई AN है, जनरल टर्म है या nth टर्म है, और आपको पूछ रहा है कि A1 निकालें, A2 निकालें, A3 निकालें, फिर कह रहा है A20 निकालें। तो नो प्रॉब्लम, यही बात अभी मैंने की है ऊपर। जब भी बच्चों आपको AN दे दिया जाए और उसमें आगे कोई भी ये n इन्वॉल्व है तो आपने फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है, n को आप बच्चों 1 पुट कर लें। यहां पे पुट n इक्वल्स टू 1। आपको A1 बनाना है ना, तो A1 बनाना है तो आपको n क्या पुट करना है, 1। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो A1 निकालना है, A1 बनाना है तो n को पूरे इस एक्सप्रेशन में n को 1 पुट कर दो। तो ये देखो इसमें मैं n को 1 पुट करने लगा हूं। लेफ्ट पे n को 1 पुट किया, नीचे इंडेक्स में A1 बन जाएगा इक्वल टू, यहां पे आप राइट साइड पे n को 1 पुट करें, 4 into 1 minus 1, इसमें 4n minus 1 में n को 1 पुट कर रहा हूं। आगे इसको कैलकुलेट करो, सॉल्व करो तो ये 3, हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 3। A2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n को 2 पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2। तो आपको अब सेकेंड टर्म मिल रही है A2, n को 2 पुट कर, इसको सॉल्व करें तो ये 7 है। सिमिलरली आप n को इसमें 3 पुट करें, सिंपल, बहुत आसान है ये चीज। n को 3 पुट करें तो A3 इसमें, हर बार हम n की वैल्यू इसमें पुट करते जा रहे हैं। तो ये 11 है, तो ये आपकी A3 बन गई। लेकिन अब आपने, पहले तो वो कंसेक्टिव टर्म मांग रहा था, लेकिन अब अचानक उसने छलांग लगा दी और 20th टर्म मांग लिए। नो प्रॉब्लम, जब भी आपको AN दे दिया जाए और अचानक से कोई टर्म मांगे, रैंडम टर्म,
तो भी हम निकाल सकते हैं, n20 पुट कर लें, और अगर कंसेक्टिव टर्म्स मांगे तो भी हम निकाल सकते हैं वो टर्म, नो प्रॉब्लम। एंड पुट n इक्वल टू 20, हमें अब 20th टर्म निकालनी है। A20 का मतलब है 20वें नंबर पे जो टर्म पड़ी है। पोजीशन का मतलब यही है कि उसकी जो लोकेशन है 20वें नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 20th टर्म इसकी ये बनेगी, 20वें नंबर पे जो टर्म बनी पड़ी है तो वो होएगी 79। 20th टर्म यानी इस सीक्वेंस की पहली टर्म 3, मैं अब सीक्वेंस ऐसे बनाकर लिख रहा हूं, पहली टर्म 3, ये सिर्फ समझाने के लिए, दूसरी टर्म 7, तीसरी टर्म 11, इस तरह से आगे चलते जाएं। तो 20th टर्म जो होएगी इसकी वो ये है, इस तरह से सीक्वेंस आगे चल रहा है, बट ये इस सीक्वेंस की 20th टर्म होगी, यानी 20वें नंबर पे जो टर्म पड़ी है वो 79 है, 20th टर्म। इस बात पे मैं बाद में बच्चों आऊंगा, ये थोड़ा सा मैंने हिंट या क्लू यहां दे रहा हूं कि सीक्वेंस इज टिपिकली अ टाइप ऑफ फंक्शन। दर हकीकत में थोड़ा सा टच दे देता हूं। फंक्शन क्या होता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, इन शॉर्ट। तो सीक्वेंस में भी इनपुट हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, और आउटपुट मिलता जा रहा है। तो सीक्वेंस में जो इनपुट होएगा वो ये है 1 2 3 4, यानी सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। इस पे बाद में मैं टिपिकल बड़ी अहम डिस्कशन करूंगा। सीक्वेंस में जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर है, आउटपुट रियल नंबर भी हो सकते हैं और कंप्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कोई भी चीज हो सकती है। बहुत सारे जो हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखें तो उसमें आयोटा भी आता है, तो सिर्फ रियल नंबर कहना गलत होगा। सीक्वेंस की जो डोमेन यानी इनपुट है ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होती है, जबकि सीक्वेंस इटसेल्फ जो आउटपुट आते हैं, नंबर्स आते हैं, वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। मैं इसीलिए आगे इस पे मजीद अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ी सी मुश्किल डिस्कशन शुरू होगी। मैं पहले आसान चीजें करा लूं, बता लूं, फिर इस पर आऊंगा इंशाल्लाह बाद में। तो अभी मैं एक्सरसाइज का पहला सवाल कराता हूं, उसमें यही काम हो रहा होगा। अभी मैं एक्सरसाइज का पहला सवाल कराता हूं 4.1 का। तो उसमें हमें nth टर्म यानी जनरल टर्म देकर सीक्वेंस की अंदर डिफरेंट टर्म्स मांग रहा होगा, डिफरेंट पोजीशंस टर्म की मांग रहा होगा। तो आए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इसमें कहा जा रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, find 10th term A10 and find 15th term। स्टूडेंट्स हर पार्ट में हमें nth टर्म देकर बाकी जो भी मेंशन उसने किया वो निकालना है, हमें मांग रहा है। तो ये nth टर्म है 3n+1। स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे जनरल जो सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स है वो n है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली उसने फर्स्ट 4 टर्म्स कही हैं। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब है A1 हमें निकालना है, A2 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है, A4 हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n को पहले 1 पुट करना पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन में। जनरल फार्मूला जो ये दिया हुआ है an का, इसमें हमने n को 1 पुट कर दिया। 3 × 1 - 1, दोनों तरफ n को 1 पुट कर दिया। नीचे ये A1 बन गया, n की जगह A1 बन गया। 3 × 1 + 1, तो ये हमें A14 मिल गया। नेक्स्ट अब हमने n को क्या पुट करना है, 2। ये हम अपनी मर्जी से नहीं n को पुट 2 कर रहे, उसने हमें बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो दैट्स वाई हम n को 1 2 3 जो भी वो कहेगा, a के नीचे जो भी पोजीशन होगी हम n को वही वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने n को 2 पुट किया, 3 × 2 + 1 ये 7, n को 3 पुट किया, 3 × 3 बार बार इसमें पुट करने, n को 3 पुट किया, 3 × 3 + 1, तो आउटपुट 10 आ गया। इनपुट जो है वो डोमेन है n 1 2 3 4, और आउटपुट जो है वो सीक्वेंस की अपनी टर्म्स आ रही है। n को 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n को जब 4 पुट करेंगे
3 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 13। तो हमने बेटा हमेशा n को ये चीज पुट करनी है। ये क्या है, ये पोजीशंस बता रही होती हैं टर्म की, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, यानी सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म 10 है, चौथी टर्म 13। मैं थोड़ी देर के लिए लिख कर सिर्फ समझाना चाहता हूं, जरूरत नहीं है। तो बच्चों सीक्वेंस ये बन गया। इसमें आगे चलते जाएं तो वो कहता है फिर 10th टर्म बताएं। तो रैंडमली कोई टर्म भी मांग सकता है और कंसेक्टिव टर्म्स भी मांग सकता है। तो ये बीच में अचानक से उसने कोई टर्म मांगी है a10, तो नो प्रॉब्लम, हम n को 10 पुट कर देते हैं। इसमें n को 10 पुट किया तो हमारे पास 10th टर्म 31 आ गई। यूं सो ऑन करते जाएं तो 10वें नंबर पे जो टर्म पड़ी है, 10वीं पोजीशन पर जो टर्म पड़ी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो 31 है 10वें नंबर पे जो टर्म पड़ी। सिमिलरली फॉर a15, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने n को क्या पुट करना है, जनरल फार्मूले में n15 पुट करना। दैट्स इट। तमाम क्वेश्चंस में यही स्टोरी है। क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज में, तमाम क्वेश्चन में जो उसने बेटा इंडिकेटेड टर्म कही होगी, यानी यहां पे जो नीचे सबस्क्रिप्ट होगा, इसको सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। जो यहां मैं इन शॉर्ट नंबर बोलूंगा, जो यहां नंबर पड़ा है, हमने n को वो वैल्यू गिवन फार्मूले में पुट कर देनी है। दैट्स इट। ये देखो, अब n को 1 पुट करें गिवन फार्मूले में, n को 2 पुट करें गिवन फार्मूले में, n को 3 पुट करें, n को 4 पुट करें और कैलकुलेशन कर लें। सिंपल। इसमें क्या है, फॉर a10 n को 10 पुट कर लें, फॉर a15 n को गिवन फार्मूले में 15 पुट कर लें। सिंपल, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन से रिजल्ट्स निकाल लें। तीसरा सवाल, मैं इसमें क्या बोलूं, कुछ बोलने की बात ही नहीं है, हर सवाल में सेम चीज है। आगे डिस्कशन में मैं क्या कहूं, बस सिंपल n को वैल्यू पुट करते जाएं और आउटपुट निकलता जाएगा, सीक्वेंस की टर्म्स बनती जाएंगी। n को 1 पुट करें तो पहली टर्म, n को 2 पुट करें इसमें तो दूसरी टर्म, n को 3 पुट करें, n को 4 पुट करें। सिमिलरली n को 10 पुट करें, n को 15 पुट करें, क्योंकि उसने 5 टोटल चीजें मांगी है। फर्स्ट 4 टर्म्स, फिर आगे जाके 10th टर्म और 15th टर्म। सो फॉर 10th टर्म n को 10 पुट करेंगे, सो फॉर 15th टर्म n को 15 पुट करेंगे। जो नीचे यहां पे a के साथ नंबर होगा, इस एक्सरसाइज की बात करूं, हमने n को वो वैल्यू देकर वो टर्म निकाल लेनी है। सिंपल। इसको भी देख ले, ये भी इसी तरह से। बीच में मैंने कुछ पार्ट्स छोड़ दिए हैं, वो आप खुद कर लेना, सिंपल है। मैं क्वेश्चन 7 करा रहा हूं, इसमें बीच में कुछ पार्ट्स छोड़ दिए हैं। आगे ये भी क्वेश्चन 7 देख लें। an-1/2 होल पावर n-1 है। अब इसमें आप n को 1 पुट करें, किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 होती है। n को 2 पुट करें, इसको सॉल्व करें, ये -1/2 है। n को 3 पुट करें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। n को 4 पुट करें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। फिर n को 10 पुट करें इसी फार्मूले में, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये। सिमिलरली n को आप 15 पुट करें और उसको आगे सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बनेगा। यानी हर रिजल्ट को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ISSB के टेस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। ये आप जो बच्चे फोर्सेस के कमीशन के एडमिशन्स के लिए टेस्ट देते हैं ISSB, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सीक्वेंस के इस तरह के। तो अभी मैं इसका एक आध पार्ट और करा देता हूं, बाकी पार्ट्स आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर खुद छोड़ रहा हूं, आपने खुद कर लें। क्वेश्चन 8 है an इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव 1 होता है, तो इसकी जगह आपने पॉजिटिव 1 लिख लेना है, यानी पीछे सिर्फ n स्क्वायर बचेगा। तो अब आपने इसमें n को 1 पुट करना है तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर 1। n को 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4। n को 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से n को 4 पुट करें तो 16। फिर आपने 10th टर्म के लिए n को 10 पुट करना है, 10 का स्क्वायर 100। आपने 15th टर्म के लिए n को 15 पुट करना है और उसका स्क्वायर लेंगे जब 15 का स्क्वायर तो 225। 9 क्वेश्चन खुद करना है, अब मैं 10th करा रहा हूँ।
ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n प्लस 1 इंटू 3n-5। इसमें स्टूडेंट्स n को 1 पुट करें, इस सारे एक्सप्रेशन में राइट साइड पे भी n को 1 पुट करें तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। इसको कैलकुलेट करें तो -2 बनेगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये काम हो रहा है, जरा ख्याल कीजिएगा, देखिएगा जब भी -1 पे इवन नंबर कोई पावर आए, इवन नंबर से मुराद 2, 4, 6 वगैरह, तो आंसर +1 होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें ये -1 का स्क्वायर, ये +1 है लेकिन अंदर नेगेटिव बनेगा, ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट आना है। और जब -1 पे पावर ऑड नंबर कोई हो, 1, 3, 5 इस तरह से कोई भी ऑड नंबर हो तो फिर रिजल्ट -1 बनेगा। तो यहाँ पे बाहर -1 बनेगा, अंदर +1, कैलकुलेशन ओवरऑल -1 बनेगी। n को जब आप 2 पुट करेंगे और जब आप n को 3 पुट करेंगे तो ये कैलकुलेशन सारी बेशक कैलकुलेटर से कर लें या वैसे भी हो जाती है, तो ये रिजल्ट्स बनेंगे। अब आप 10th टर्म के लिए n को 10 पुट करें और आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, और n को 15 पुट करें और इस तरह से आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास 10th टर्म और 15th टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हर सीक्वेंस के उसने nth टर्म बता दी और सामने इंडिकेटेड टर्म मांग रहा है, जनरल टर्म बताकर इंडिकेटेड टर्म मांग रहा है। तो इसमें nth टर्म ये है, जबकि इंडिकेटेड टर्म यानी जो हमने फाइंड आउट टर्म करनी है वो A8 है, यानी 8वीं टर्म निकालनी है। तो A8 के लिए हमें क्या करना है, 8वीं टर्म के लिए n को क्या पुट करना है, 8। सिंपल, इसमें n को 8 पुट कर दे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 13th क्वेश्चन है, 12 खुद कर लेना। 13th भी सिंपल है, ये दो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सामने उसने 7वीं टर्म मांगी है, तो n को 7 पुट कर दें और सिंपल कैलकुलेट कर दें। 14th क्वेश्चन देखें, -1 पावर n-1 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई विद n -17.3, और हमें इसमें कहा जा रहा है 12th टर्म निकालें। तो जस्ट आपने n की जगह इसमें क्या पुट कर देना है, 12, और आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो -23.5 ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सीक्वेंस टिपिकली एक फंक्शन की फॉर्म भी होता है, यानी उसकी डेफिनेशन फंक्शन की फॉर्म में क्या होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। इनफैक्ट आप रिकॉल करें, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं और आगे कोई इस तरह की वैल्यू होती है फंक्शन की, तो फंक्शन में इनपुट हम लेते जाते हैं और आउटपुट निकलता जाता है। तो सीक्वेंस भी दर हकीकत ये जो जनरल टर्म हमें सीक्वेंस की मिली होती है या दी होती है, तो इसमें हम n को वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, और कौन सी वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, n को 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो सीक्वेंस दर हकीकत एक फंक्शन है जिसका इनपुट से मुराद डोमेन, जिसकी डोमेन ऑल नेचुरल नंबर होती है, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, एंड रेंज क्या होगी, रेंज रियल नंबर भी हो सकती है और कंप्लेक्स नंबर्स भी। तो अगर रियल नंबर या कंप्लेक्स नंबर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो आपको कंप्लेक्स नंबर को टिक करना है, उसको प्रेफर करना है। स्टूडेंट्स याद रखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम देखेंगे इंशाल्लाह, वहां पे आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, आयोटा की फॉर्म में सीक्वेंस होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, अर्थमेटिक में भी आयोटा की फॉर्म में सीक्वेंस दिए जा सकते हैं। तो सीक्वेंस दर हकीकत आउटपुट जो होता है, जो आउटपुट टर्म्स आती हैं वो सीक्वेंस इटसेल्फ होता है, और सीक्वेंस का जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set of natural number and range is a complex number। सुपरसेट कम्प्लेक्स है, बाज लोग रियल भी कहते हैं लेकिन नहीं, सुपरसेट रेंज इज अ कम्प्लेक्स नंबर। 16 क्वेश्चन में हमें nth टर्म ये उसने दे दी है जनरल टर्म, और सामने जो है A20 यानी 20th टर्म मांग रहा है। तो इसके लिए हम A20 के लिए n को क्या पुट करेंगे, 20, और इसको आगे बच्चों कैलकुलेट कर लो तो 20th टर्म हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन 17 है, an इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पावर n, बेस मेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर दो चीजें होती हैं, यहां पे जो चीज होती है उसको हम लॉग का बेस कहते हैं, लॉग का बेस, और यहां जो चीज होती है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ लॉग।
लॉग की ये जो चीज होती है यहाँ पे बेस होती है और यहाँ पे जो होती है वो आर्गुमेंट होती है। आर्गुमेंट के ऊपर यहाँ पे जो चीज होती है वो आर्गुमेंट की पावर होती है। मसलन लॉग ऑफ 2 बेस है 3 आर्गुमेंट और 7 लेट ये उसकी पावर है। तो जब भी बच्चों ऐसे चीज आ जाए तो रिकॉल करें लॉग ए बेस बी आर्गुमेंट और सी पावर है, तो सी को हम शुरू में ले आते हैं। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी हुई है। आर्गुमेंट पे जब भी कोई पावर होती तो वो पावर पहले आ जाती है, शुरू में आ जाती है। इस लिहाज से ये 43 शुरू में आ जाएगा। हमने n को 43 पुट किया तो 43 जो है ये इस रूल के लिहाज से इस प्रॉपर्टी के तहत पहले आ गया, बट इसमें बेस मेंशन नहीं है। लेकिन बच्चों उसने बुक वालों ने ये बेस 10 कंसिडर करते हुए आंसर 1 लिखा हुआ है, यानी लॉग का यहाँ पे जो बेस है वो 10 कंसिडर हो रहा है, यानी यहाँ पे वो कॉमन लॉग कंसिडर कर रहा है। लॉग 10 बेस आर्गुमेंट भी 10, तो आंसर 1 बुक में आंसर 1 कंसिडर करते हुए ओवरऑल 43 आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स जब भी लॉग का बेस ना दिया जाए तो कुछ राइटर बेस 10 कंसिडर करते हैं यानी कॉमन लॉग, लेकिन कुछ राइटर लॉग का बेस ना हो तो नेचुरल लॉग उसको यानी बेस ई कंसिडर करते हैं। मैं थोड़ी देर बाद ई पर डिस्कशन कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद ई पर। तो कुछ लोग इसको नेचुरल लॉग कहते हैं अगर बेस मेंशन ना हो, कुछ लोग इसको कॉमन लॉग यानी बेस 10 कंसिडर करते हैं। आपकी बुक में ये फिर बेस 10 के लिहाज से 1 आंसर है, तो 43 ओवरऑल आंसर। नेक्स्ट वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद बोलनी थी, बतानी थी, ये अब आ गई है। nth टर्म नेचुरल लॉग ऑफ e पावर n, इसमें e क्या है और ये ln जिसको मैंने अभी नेचुरल लॉग पढ़ा ये क्या है, मैं यहीं पे फिर दोबारा डिस्कशन करता हूं। स्टूडेंट्स लॉग के साथ अभी मैंने बताया अगर बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं, लेकिन इसी लॉग का बेस e हो अगर तो फिर इस लॉग को कहते हैं नेचुरल लॉग, और उसकी ये सिंबल या नोटेशन है LOG बेस e, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। सर ये e क्या चीज है? ये E क्या है स्टूडेंट्स? E इज आयलर्स कांस्टेंट। आयलर्स एक मैथमेटिशियन था, आयलर्स कांस्टेंट, E इज आयलर्स कांस्टेंट। आयलर्स ने इसकी वैल्यू निकाली थी, E की वैल्यू जो है ये 2.718 समथिंग, आगे इनफाइनाइटली ये वैल्यू चलती जा रही है। जैसे पाई की वैल्यू इररेशनल वैल्यू, पाई इज इररेशनल वैल्यू 3.14 और आगे वो चलती जा रही है। ई भी एक इररेशनल नंबर है 2.718 समथिंग। इस ई को यहां हम जो है ये ई जो है ये आयलर कांस्टेंट है, ये यही ई है। तो अगर लॉग का बेस ई आ जाए, लॉग का बेस ई आ जाए तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एन ये उसका अब आगे आर्गुमेंट है। पहले तो हम इसकी 67th टर्म निकालते हैं, ए 67, तो n की जगह हमने 67 पुट किया। यहां पे भी वही प्रॉपर्टी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, तो c यहां शुरू में आ जाएगा। तो ये आर्गुमेंट पे जब भी कोई पावर हो तो वो पहले आ जाता है। ये नेचुरल लॉग है, इट मीन इसका बेस e है और ये आर्गुमेंट भी e है और पावर 67 है, तो आर्गुमेंट पे जब भी कोई पावर हो तो वो पहले आ जाती है। जैसे ये मैंने अभी बोला था कि c जो है ये शुरू में आ जाता है, इस लिहाज से ये 67 शुरू में आ गया। स्टूडेंट्स लॉग ऑफ e ये भी 1 होता है, क्यों? अभी मैंने बोला कि नेचुरल लॉग ln इसको हम LOGE कहते हैं, और जब यहाँ पे e है तो इट मीन ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट इट मीन फिर यहाँ पे होगा लॉग e ये 1 होता है। जैसे अभी मैंने कहा लॉग 2 1 होगा, लॉग 10 1 होगा, अभी मैंने लॉग 10 1 होता है। तो जब भी बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो उस लॉग की वैल्यू क्या होती है? 1। दैट्स वाई इसको 1 कहेंगे। ln e जो है ये 1 होगा, तो 67 इंटू 1 ओवरऑल 67 आंसर है। e इज आयलर्स कांस्टेंट, ln इज नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग के साथ आर्गुमेंट भी e हो तो इसका आंसर 1 होता है, ये मैंने आपको बता दिया।
क्वेश्चन 9 से ऑनवर्ड जो ये 4 सवाल है, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल हैं। क्या मतलब? स्टूडेंट्स, पहले हमें जनरल टर्म देकर सीक्वेंस की कंसेक्टिव टर्म्स मांगता था या कोई अचानक से रैंडम टर्म मांग लेता था, लेकिन यहां उसने कंसेक्टिव टर्म्स देकर जनरल टर्म मांगी है, यानी रिवर्स काम हो गया, उलट हो गया काम। इस क्वेश्चन में, इनमें तमाम क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस की टर्म्स देकर जनरल टर्म यानी nth टर्म मांग रहे, प्रिडिक्ट द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आए हमने कैसे गैस करना है? हमने स्टूडेंट्स nth टर्म के बारे में गैस या जज करना है फर्स्ट 3 टर्म्स या 4 टर्म के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि nth टर्म क्या है। आए इसके लिए मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन टिप देने लगा हूं। फर्ज कर लो ये पहला सवाल है, इसमें फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने लिखा a1 इक्वल टू 1 को हमने लिखा 2 इंटू 1 माइनस 1। वेट करें, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? a2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 को हमने लिखा 2 इंटू 2 माइनस 1। वेट कर ले, मैं बताता हूं कि ये ऐसे क्यों लिखा जा रहा है। a3 दैट इज 5, थर्ड टर्म 5 है, तो इसको हमने लिखा 2 इंटू 3 माइनस 1। स्टूडेंट्स, मैंने हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में ये कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह ये जो इंडेक्स है नीचे, जिसको मैं सबस्क्रिप्ट भी कह रहा हूं, ये जो इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट है, इसके साथ इधर कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करना है। जैसे ये देखो, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो हर टर्म का कनेक्शन किसी ना किसी तरह इस इंडेक्स के साथ, इस नीचे वाले सबस्क्रिप्ट के साथ जोड़ना है। तो यही काम हुआ जा रहा है। गौर कीजिएगा, a1 को मैंने लिखा 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 मैंने इधर बनाया, यहां पे मैं 2 बनाऊंगा, यहां पे मैं 3 बनाऊंगा, यहां पे मैं 4 बनाऊंगा, तो फिर बाहर साथ 2 लिखता आ रहा हूं, आगे माइनस 1। तो a5 जो कि 9 है, इसको लिखा 2 इंटू 5। बेसिकली मैं ये चीज यहां ला रहा हूं। तो ये, या फिर यूं भी लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 2, ये 4 है तो 4 इंटू 2, ये 5 है तो 5 इंटू 2, यानी 5 पहले लिख लें। तो अगर n हो तो यहां पे फिर क्या होगा, n इंटू 2 या 2 इंटू n साथ माइनस 1। तो हमने 3-4 टर्म्स के लिए इस तरह का रिलेशन क्रिएट करना है। जो यहां पे नंबर है उसका इधर रिलेशन बनाना है, यानी जो चीज यहां है वो ही हमें इधर भी नजर आए। तो हमें फिर नंबर्स के बारे में, nth टर्म के बारे में गैस करना बहुत आसान हो जाएगा। सो an इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। a5 है तो 2 इंटू 5 माइनस 1, a4 है तो 2 इंटू 4 माइनस 1, a3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 1। इसी तरह से an है तो 2 इंटू n माइनस 1 विच इज 2n माइनस 1। या यूं भी आप कर सकते हैं, a1 को आप लिखेंगे 1 इंटू 2 माइनस 1, a2 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1, ये a3 को आप लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 1। यही चीज बन रही है। चेक, a4 को आप, यानी 2 मैं बाद में लिख रहा हूं, इधर मैंने 2 पहले लिख लिया। a4 4 इंटू 2 माइनस 1, आप चेक कर ले, a4 यही बन रहा है। सो इन दिस सेंस an क्या होगा, n इंटू 2 माइनस 1, एक ही बात है, 2n माइनस 1, ये या ये एक ही चीज है। आए मजीद और चीजें आगे क्लियर होंगी। 3, 9, 27, 81 ये सीक्वेंस है। तो फर्स्ट टर्म को हमने लिखा 3 को मैंने इसके साथ कोई कनेक्शन बनाना है इंडेक्स के साथ, तो 3 को लिखा 3 पावर 1। a2 9 को इसके साथ कोई कनेक्शन बनाना है, जो नीचे इंडेक्स है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशन या कनेक्शन। 3 का स्क्वायर, a3 है 27, 3 का क्यूब। लो जी, अब आपको गैस हो गया, हर टर्म 3 की पावर में है और जो यहां नीचे इंडेक्स है वही 3 की पावर में बन रही है वैल्यू। चेक कर ले, हर टर्म 3 की पावर में है और जो a के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट या जो a के साथ नीचे इंडेक्स है वही 3 की पावर है। दैट्स वाई an क्या होगा, 3 पावर n। अब आपको और बेहतर समझ आएगी
अगले पार्ट्स के साथ मजीद बेहतरी आती जाएगी। √2, √4, √6, √8, √10, मजीद आगे वो कहता है इसकी nth टर्म निकालें। तो देखा जाए तो अंदर इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर पर अभी मैंने थोड़ी देर बाद डिस्कशन भी करनी है इनकी जनरल टर्म पर। वैसे फिलहाल मैं कनेक्शन इस नंबर के साथ दे रहा हूं। A1 को लिखा 2 × 1, किसी ना किसी तरह बच्चों ये नंबर इधर भी लाना है, हमने कनेक्शन क्रिएट करना है, लिंक बनाना है। A2 ये 4 का अंडर रूट है 2 × 2, A3 6 का अंडर रूट है 2 × 3। लो जी आपको तो आइडिया हो गया। A4 8 × 8 अंडर रूट 2 × 4, A5 10 अंडर रूट 2 × 5। अब AN क्या होगा जी, 2 × n, 7 सारे पे अंडर रूट ऑफ 2n, ये आपका जवाब। ये क्वेश्चन 22 इसको मैं दो तरीकों से कराऊंगा। एक तो अगर आप इसको डेसिमल में पढ़ें, जो कि बुक में भी यही आंसर है डेसिमल में, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है पढ़ने का, दूसरा वे भी है। डेसिमल में देखें 1.2, 2.3, 3.4, 4.5। तो पहली टर्म लिखी A1 1.2, तो A1 1.2 को मैं लिखूंगा 1.1 प्लस 0.1। ये अब थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। 1.2 को मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं कोई ना कोई चीज, तो 1.1 प्लस 0.1। A2 2.3, इसको लिखेंगे 2.2 प्लस 0.1। अब ये जुड़ गई है बात, कैसे? A3 को 3.4 है, तो इसको मैं लिखूंगा 3.3 प्लस 0.1। A4 4.5 है, इसको मैं लिखूंगा 4.4 प्लस 0.1। तो स्टूडेंट्स ये देखें ना, ये आप इनको सॉल्व करें तो चीज तो ये यही बन रही है, लेकिन इस तरह से ब्रेक करने से आपको एक रिजेम्बलेंस मिल रही है, आपको एक रिलेशन मिल रहा है। कैसे? 2 है तो 2.2 0.1, थर्ड टर्म है तो 3.3 प्लस 0.1, फोर्थ टर्म है तो 4.4 प्लस 0.1, फिफ्थ टर्म होगी तो 5.5 प्लस 1, 10th टर्म होगी तो 10.10 प्लस 1, nth टर्म होगी तो क्या होगा n.n प्लस 1। सो एक तो सो ऑन के बाद डायरेक्ट आप लिखोगे nth टर्म विल बी, इस लिहाज से n.n प्लस 1। एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट आपने इसको गैस करते हुए 2.2, सेकेंड टर्म में 2.2, थर्ड टर्म में 3.3, फोर्थ टर्म में 4.4, सब के साथ 0.1 ऐड हो रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा n.n 7 प्लस 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा, या फिर आप ये कर लें, ये देखें 2.2 को ब्रेक करें 2 × 1.1, 3.3 को ब्रेक करें 3 × 1.1, या कॉमन लेकर कह सकते हैं, कॉमन लेना भी बोल सकते हैं, ब्रेक करना या कन्वर्ट करना। 2.2 में से 2 कॉमन लें तो अंदर 1.1 बचेगा, 3.3 में से 3 कॉमन लें तो अंदर 1.1 है। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 2.2 बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.3। या कॉमन लेना कह लें, या उसको ब्रेक करना या कन्वर्ट करना, वो भी मर्जी आपकी कह सकते। 4.4 को मैंने लिखा 4 × 1.1 प्लस 0.1, सबके साथ 0.1 है। तो अब आप देखें सेकेंड टर्म में तो 2 × 1.1 7 प्लस 0.1, थर्ड टर्म में तो 3 × 1.1 7 0.1 प्लस 1, 7 प्लस 0.1 ऐड हो रहा है। फोर्थ टर्म है तो 4 × 1.1 7 प्लस 0.1, यानी जितनी टर्म है वो नंबर बाहर, 7 अंदर 1.1 7 प्लस 0.1। इस लिहाज से अगर nth टर्म होगी तो फिर क्या होगा, n बाहर अंदर 1.17 प्लस 1। तो इसको आप देखें तो ये वही चीज बनेगी जो थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्ट लिखवा दी थी, n.n प्लस 0.1। ये साथ सॉरी 0.1 भी है, माजरत, ये 0.1 भी साथ, ये 0.1 भी साथ लिख लेना, डाल लेना, मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी। अब इसी का पढ़ने का दूसरा तरीका, एक तो स्टूडेंट इसको डेसिमल में पढ़ सकते हो ना, है भी बुक में जो आंसर है वो डेसिमल में ही पढ़ा जा रहा है, तब ये आंसर बन रहा है। लेकिन इसको पढ़ने में कोई बच्चा यूं भी पढ़ सकता है कि सर ये 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, इस लिहाज से अगर पढ़ेंगे तो फिर आंसर और आएगा। अगर इसको हम प्रोडक्ट के सेंस में लें या पढ़ें 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4,
4 इंटू 5, फिर यूं आंसर होता A1 1 इंटू 2, 2 को मैंने लिखा 1 प्लस 1, A2 2 इंटू 3, 3 को मैंने लिखा 2 प्लस 1। यानी हमेशा इससे कनेक्शन क्रिएट करना होता है। 2 2 प्लस 1, 3 3 प्लस 1, 4 4 प्लस 1, यानी इनको सबको लिखा। सो इस लास्ट से n क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। देखो ना, फोर्थ टर्म है तो 4 इंटू 4 प्लस 1, थर्ड टर्म है तो 3 इंटू 3 प्लस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 2 प्लस 1, nth टर्म है तो n इंटू n प्लस 1। ये आंसर होगा। nth टर्म है तो n इंटू n प्लस 1, ये आंसर होगा। यानी बेसिकली जो टर्म है अगला नंबर उससे एक ज्यादा है, सेकंड टर्म है अगला नंबर 3 है, थर्ड टर्म है तीसरी टर्म में 3 है, अगला नंबर 4 है। तो nth टर्म में n होगा और उसके साथ अगला नंबर n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सीन है। तो बेसिकली बुक में जो आंसर है वो इस लिहाज से है, आ जाए तो आपने यही करना है। लेकिन पढ़ने को देखने को ये भी लग रहा है कि ये 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, तो मैंने उस तरह से भी बता दिया, एक्चुअल यही आंसर है जो बुक में है। बच्चों आप ये पता भी कर सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का ये जो आपने nth टर्म फार्मूला या जनरल फार्मूला बनाया ये सही है या गलत है, कैसे पता चल सकता है जी। आप कोई भी nth टर्म फार्मूला जिस सीक्वेंस का बनाया, आप उसमें n को 1 पुट करें तो आपको पहली टर्म बनेगी, मिलेगी। आप उसमें n को 2 पुट करें तो दूसरी टर्म मिलेगी। यानी वो काम जो आप इन क्वेश्चन में करते हैं, इन पिछले क्वेश्चन में जो काम करते हैं, वही काम आपने इधर करना है। यानी nth टर्म में कोई भी नंबर पुट करो तो आपको डायरेक्ट वो पर्टिकुलर वो टर्म मिलेगी। यानी आप इसमें 5th टर्म निकालना चाहें तो ये बन रही है, n को 5 पुट करें √10, n को 2 पुट करें √2। इधर भी जो भी nth टर्म फार्मूला है उसमें n को 1 पुट करें तो पहली टर्म बनेगी, चेक कर लो। इसमें n को 2 पुट करो तो दूसरी टर्म मिलेगी, बनेगी। n को 3 पुट करो तो तीसरी टर्म मिलेगी। इट मीन ये जो टर्म है ये जनरेटर है इस सीक्वेंस का। nth टर्म फार्मूला या जनरल टर्म फार्मूला ये सीक्वेंस को जनरेट करता है। ये मैंने पहले भी कहा था, अब फिर बता रहा हूं। nth टर्म फार्मूला सीक्वेंस को क्या है, जनरेट करता है। तो जो भी nth टर्म फार्मूला मिला है उसमें आप n की वैल्यूज पुट करेंगे तो जरूर आपका वो सीक्वेंस बनेगा। तो यूं आप चेक कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू पुट करें और सीक्वेंस की टर्म बन रही है तो आपका nth टर्म फार्मूला सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। आप चेक कर लें।